कुणाल भैया, इंडिया में एक कहावत चल रही है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन जब हम यूएस मार्केट्स को देखते हैं तो वहां पर ईटीएफ की ग्रोथ म्यूचुअल फंड से 4 गुना ज्यादा है। तो ये ऐसी ग्रोथ वहां पर क्यों आ रही है? और ये सवाल मेरा इसलिए आया है क्योंकि हम इंडिया में यूजुअली जो यूएस का ट्रेंड होता है वो बाद में इंडिया में आता है, इन्वेस्टिंग में Correct. देखा जाए तो। करेक्ट। तो इसके 2-3 मेन रीजंस है कि ऐसा ट्रेंड क्यों है। ठीक है, यूएस सबसे पहले तो एक डेवलप्ड मार्केट है। ठीक है। यूएस अगर एक डेवलप्ड मार्केट है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो इंडेक्स जनरेट कर रहा है उसके सामने जनरेट शायद ही कर पाओ। तो वहाँ पे जितना मार्केट डेवलप्ड है उतना लोग पैसिव इन्वेस्टिंग में चले जाते हैं। तो पैसिव इन्वेस्टिंग करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या म्यूचुअल फंड्स है या फिर ईटीएफ्स है? अगर आप इन दोनों में सेलेक्ट करोगे तो आंसर हमेशा ईटीएफ्स आएगा। उसका मेन रीजन आता है कॉस्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंडेक्स फंड को लेते हो, इंडेक्स फंड एज एन इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है। और आप एक ईटीएफ लेते हो जो अगेन निफ्टी 50 का ही ईटीएफ है। तो आप देखोगे कि दोनों के एक्सपेंस रेशियो में म्यूचुअल फंड जो है उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया में ही बात करें इंडेक्स इन्वेस्टिंग की, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड अगर आप डायरेक्ट राउट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो करीबन 0.2% आता है, दैट इज 20 बेसिस पॉइंट्स। सिमिलरली वही सेम निफ्टी 50 का ईटीएफ जो है, ऑलराइट, उसका आपको 0.05% एक्सपेंस रेशियो पे वो आपको मिल जाता है। सो द कॉस्ट डिफरेंस इज ऑफ अराउंड 0.15%। ठीक है, ऐसे देखने को छोटा लगता है लेकिन 4x है, ऑलमोस्ट 4x है। प्लस ओवर द इयर्स ये भी कंपाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाख रुपए डाले हुए तो 0.15% आप ज्यादा दे रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए, बट जब वो लाख रुपए 1.5 लाख हो जाएंगे 2 साल 3 साल बाद, तो वापस उसका भी 0.15% आप दोगे। तो अगेन वो नंबर क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए एक रीजन ये है कि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर ईटीएफ्स का है वो बहुत ज्यादा बेटर है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और ये तो मैंने आपके साथ पैसिव वर्सेस पैसिव कंपेयर किया। एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ्स कंपेयर करोगे तो ये एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यूएस में वो एक डेवलप्ड मार्केट है, इसलिए वहाँ पे एक्टिव इन्वेस्टिंग कम लोगों के लिए सही मानी जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा अल्फा जनरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो लोग पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो पैसिव के लिए ईटीएफ्स बिकम अ मच बेटर सोर्स फॉर देम। सो दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड इज ईटीएफ का नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो सिंपल सा लॉजिक है, वो पूरे दिन, जैसे इंडिया में 9:30 से 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट चालू है, तो पूरे टाइम पीरियड में आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 9:15 पे जब मार्केट खुला तो निफ्टी 50 अगर ऊपर है, आपको लग रहा है कि नीचे जाने वाला है, आपको लग रहा है कि अभी नीचे और ऊपर जाने वाला है, तो आप इमीडिएटली उस दिन बाई करके शाम तक सेल भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के केस में आपको एक ही बार एनएवी मिलता है, रात को मिलता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर हो गया तो आपका उसके साथ साथ बढ़ेगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप अगले दिन के एनएवी पे सेल कर पाते हो। तो वो कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, किस प्राइस पे आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो आपके पास म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये 2-3 मेन कारण है जिसकी वजह से ईटीएफ्स प्रेफरेबल है। पहले इंडिया में अडॉप्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो इंडिया में जिस तरीके से बिके है वो एक रेगुलर राउट के थ्रू बिके है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे। आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, फिर भी वो डिस्ट्रीब्यूटर पेपर पेन के थ्रू आपका फोलियो नंबर बनवा के आपसे इन्वेस्ट करवा लेते थे म्यूचुअल फंड्स में। ईटीएफ्स के लिए ऑन द अदर हैंड आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। आज से अगर 10 साल पहले या 9 साल पहले देखे तो इंडिया में डीमैट अकाउंट ओपन करना वाज अ टीडियस टास्क। तो इसलिए उस प्रोडक्ट का एक्सेसिबिलिटी इतना ईजिली था ही नहीं इंडिया में जितना कि आज है, क्योंकि आज डीमैट अकाउंट ओपन करना, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ज़्यादा ईजी है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूएस में ऑन दी कॉन्ट्रारी वो अकाउंट ओपनिंग वाला प्रोसेस पहले सीमलेस थोड़ा सा हो गया था, इसलिए वहाँ पे पहले इन दोनों प्रोडक्ट में से वहाँ पे वो ज़्यादा इजीली चल गया। मतलब पॉइंट एक्सेसिबिलिटी की भी आ जाती है। थर्ड पॉइंट, एक और रीज़न ये है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स क्यों चले, क्योंकि इंडियन मार्केट्स अभी ग्रो हो रहे हैं, इनएफिशिएंसी काफ़ी है इंडियन मार्केट्स में। तो ऑटोमेटिकली जो फंड मैनेजर्स है उनको मौका मिल जाता है, स्कोप मिल जाता है टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स। करेक्ट। तो आपके जो ईटीएफ्स है वो तो केवल इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, बट जैसे ही म्यूचुअल फंड की बारी आती है उनके पास स्कोप हो जाता है कि वो अपने प्योर्स को, अपने इंडाइसेस को इजीली आउट परफॉर्म कर ले। तो अभी भी मेरे को एक्टिव फंड्स में थोड़ा अल्फा जनरेशन दिख जाता है, बट वही पैसिव में मेरे को सीधा सीधा मार्केट का रिटर्न मिलता है। तो ये 2-3 कारण है कि क्यों यूएस में ये चीज़ आराम से हो गई या फिर अडॉप्शन क्यों आ गया, और इंडिया में अडॉप्शन अभी आने लगा है क्योंकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। इसलिए आप देखोगे कि अडॉप्शन लार्ज कैप्स में ज़्यादा है ईटीएफ्स का, मिड और स्मॉल में कम आया है, क्योंकि लार्ज कैप में आपके पास एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। जितना रिटर्न आप इंडेक्स में कमा रहे हो उतना ही मोटा मोटी आप शायद फंड में भी कमा पाओगे। तो वहाँ पे इतना स्कोप नहीं है। बट मिड और स्मॉल में अभी ईटीएफ्स का अडॉप्शन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप देखते हो कि मैं थोड़ा सा इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लूँ, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या तो डायरेक्टली खुद से करके। तो वो एक मेन कारण है कि क्यों ऐसे इस तरीके से वो वर्कआउट हुआ।
आई एम होपिंग आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आप सभी हमारे वीडियोस देख रहे हो, पर ये डेटा हमें बता रहा है कि आप चैनल पे वीडियोस देख तो रहे हो बट आप सब्सक्राइब नहीं हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आई विल मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक मेंशन कर रहे हो उस टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो कुणाल भैया, लेकिन अगर मैं आपने जैसा मेंशन किया कि इंडिया का मार्केट अभी ग्रोइंग है और इधर इतना पार्टिसिपेशन बढ़ा नहीं है, तो मैं जब एक बार ETF ट्रेड कर रहा था तब मेरे को बहुत इश्यूज फेस करने को मिले थे। जैसे किसी दिन मार्केट 2-3% करेक्ट हुआ था, एंड इनफैक्ट इलेक्शन वाला डे अगर सबको याद हो तो उस दिन मार्केट 6-7% करेक्ट हुआ था। बट अब जब मैं ETF बाय करने गया, वो इनफैक्ट 6-7% गिरा हुआ नहीं था, वो प्लस में था उल्टा। ओके तो जब मैं ऐसे टाइम पे बाय करूंगा तो उल्टा मेरे को वो महंगा ही पड़ रहा था ETF, ओके रादर देन वो सस्ता में अपॉर्चुनिटी कैप्चर ही नहीं करता। ये एक डेवलपिंग मार्केट ऑफ ETFs में प्रॉब्लम देखी जाती है कि ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, मतलब आप महीने भर के, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के रिटर्न्स अगर कंपेयर करो इंडेक्स के और ETF के, तो वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाएंगे। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत हल्का सा डिफरेंस मिलेगा, आपको 0.1% का डिफरेंस मिलेगा ऑन अ ईयरली बेसिस। तो वो एडजस्टमेंट लंबे समय के लिए हो जाता है। अब शॉर्टर रन में इशू क्या आता है, देखो ETF खुद एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो उसकी खुद की डिमांड और सप्लाई है। बिल्कुल। और जो इंडेक्स, एक्चुअल वाला इंडेक्स है, उसका प्राइस डिटरमाइन हो रहा है जो उसके अंदर के स्टॉक्स है वो रियल टाइम ट्रेड हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ETF की यूनिट जो है उसकी उस पेस पे डिमांड सप्लाई निकलते जानी चाहिए ताकि आराम से वो एक्चुअल प्राइस को मैच कर दे। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। आई थिंक ETFs की जब डिस्कशन होती है तो यूट्यूब पे कोई भी ये 2 चीज़ें नहीं डिस्कस करता है। एक कॉन्सेप्ट है INAV का और दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट मेकर्स का। तो INAV क्या होता है पहले वो समझते हैं। INAV का मतलब हो जाता है इंट्राडे और इंडिकेटिव NAV। ऑलराइट, ओके, अब तक हमने सिर्फ NAV पढ़ा NAV पढ़ा है, INAV किसी ने नहीं पढ़ा। तो एग्जैक्टली, तो अब आप कोई भी AMC पे जाओगे, फॉर एग्जांपल निपॉन का निफ्टी 50 का ETF फेमस है या UTI का फेमस है, तो किसी भी AMC की वेबसाइट पे जाओगे तो वो ऑन अ रेगुलर बेसिस पूरे दिन में ही काफ़ी बार INAV अपडेट करता है। तो INAV का मतलब क्या हो गया, जो ETF है उसका एक्चुअल प्राइस ये होना चाहिए, फेयर प्राइस बेस्ड ऑन वो ETF के अंदर जो भी शेयर्स है उस हिसाब से। तो वो फेयर प्राइस बता देता है। तो मान लेते हैं फेयर प्राइस 12:30 पे 102 रुपये होना चाहिए था। नाउ हो सकता है कि ETF का जो यूनिट है जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो 100 रुपये पे ट्रेड हो रहा हो। उसका कारण ये है क्योंकि वो जो ETF का यूनिट है उसकी खुद की डिमांड सप्लाई है, करेक्ट। तो आपको 2 रुपये का डिफरेंस उसकी वजह से दिख जाता है। अब इसी के सहित एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट। तो मार्केट मेकर अलग अलग तरह की बॉडीज है जो इस पूरे मार्केट में आती है और क्या करती है, बाइंग सेलिंग करती है। बाइंग सेलिंग कैसे करती है, फॉर एग्जांपल 102 रुपये की चीज़ अभी 100 रुपये में मिल रही है तो वो मार्केट में बाई करती है यूनिट्स, वो यूनिट्स बाई करके फंड हाउस को रिडीम करवा लेती है ताकि उसका प्राइस 100 से 102 आ जाए। अगर यही सेम चीज़ उल्टी होती जहाँ पे INAV 100 रुपये का दिख रहा होता और एक्चुअल प्राइस 104 रुपये का होता, तो वो लोग क्या करते, फंड हाउस से लेते यूनिट्स, उनको पैसा देके और मार्केट्स में पंप कर देते। तो डिमांड सप्लाई वो क्या करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि जितना नज़दीक हो सके INAV के उतना नज़दीक वो चले जाए। अब जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो जो ये जो स्प्रेड्स होते हैं ये बेसिकली उनकी कमाई होती है, जो छोटी कमाई होती है बट लार्ज वॉल्यूम्स पे करते हैं तो कमाई बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब INAV आप देख कैसे सकते हो, आप सिंपल सा लॉजिक, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप लिखिए INAV ऑफ निपॉन निफ्टी 20, ठीक है, इतना सा लिखा आपने। NSE की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको निपॉन की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और काफ़ी ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब ब्रोकर्स का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ ब्रोकर्स के पास है, कुछ के पास नहीं है, इसलिए, लेकिन आपको NSE की वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगा। अब निपॉन में मैं आया हूँ तो आपको दिख पा रहा है कि सीधा हमको यहाँ पे सारे INAV मिल रहे हैं। करंट INAV आप देख पा रहे हो यहाँ पे कौन से इंडेक्स का है, जूनियर 20 का है, जो नेक्स्ट 50 का है। रियल टाइम अपडेट होने का AMC ट्राई करता है बट थोड़ा लैग पे होते रहता है, बट ये आपका इंडिकेटिव हो जाता है कि इसको आपको देखना है और आसपास जो प्राइस है वो इसके आसपास होना चाहिए। तो यहाँ से आप INAV देख सकते हो, आप NSE की वेबसाइट से देख सकते हो। जैसे मैं कुछ में डिफरेंस देख पा रहा था वैल्यूज में, जैसे फर्स्ट जूनियर 20 में ही लाइक 3 रुपये का फर्क आ रहा है। ओके, लेकिन वही है कि बहुत बड़े नंबर पे वो परसेंटेज थोड़ा सा छोटा हो गया जो फर्स्ट वाला है। तो बस, लेकिन इसको आप थोड़ा सा इंडिकेटिव मान सकते हो कि हाँ भाई इसके थ्रू मुझे फॉलो करना है। तो एक INAV का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है इंडिया में ETF इन्वेस्टिंग के लिए। कुछ लोग इसको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज़ करते हैं। वो लोग मान के चलते हैं कि अभी INAV मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू द करंट प्राइस, 100 और 110 का फ़र्क है, तो इवेंचुअली उसने सही आना ही आना है। तो प्राइस या तो बढ़ना है या तो INAV कम होना है, ठीक है। तो वो एक चीज़ होनी है, तो लोग प्राइस सिंस मार्केट में अवेलेबल है तो उसको ट्रेड कर लेते हैं। तो एक और एडेड एडवांटेज हो जाता है उसका कि इस तरीके से लोग यूज़ कर पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे
हम लोग INAV को ट्रैक कर सकते हैं, और कहाँ ट्रैक कर सकते हैं, AMC की वेबसाइट पे, NSE पे, या फिर कुछ कुछ ब्रोकर्स जो इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने को काम में आ जाता है। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। अब होता है क्या है कि कोई कोई दिन ऐसे होते हैं, इलेक्शन वाला दिन था जैसे आपने कहा, तो उसमें जो ये मैनेज भी करता है पूरा मार्केट मैचिंग का कॉन्सेप्ट, तो उसके पास भी फंड्स की अवेलेबिलिटी, जो AMC है उसके पास यूनिट्स की अवेलेबिलिटी, वो होना ना होना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उस समय। तो होता क्या है कि एक साथ 8-10% मूव आ गया, तो बहुत सारी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग रिडम्पशन करना पड़ता है। तो इतना रनवे या फिर इतना चीज़ शायद मार्केट मेकर के पास भी नहीं होता, तो इसलिए अभी भी वो थोड़े थोड़े लैग्स रह जाते हैं। छोटे मूवमेंट्स ये लोग आराम से कैप्चर कर पाते हैं, बट बड़े मूवमेंट्स में वो चीज़ आ जाती है। तो आई स्टिल से दैट ऑन अ लॉन्गर टर्म होराइजन इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टू डू ETFs के। शॉर्टर टर्म में अगर आप ये चीज़ें कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ सकते हैं डेफिनेटली, तो दैट इज डेफिनेटली एन इशू। लेकिन कुणाल भी आपने एक और बात कही थी कि अब जब इंडिया डेवलपिंग मार्केट है और यहाँ पे अल्फा जनरेट करने का चांस है, तो ऐसे प्रोडक्ट से मैं क्यों स्टिक रहूँ जिधर सिर्फ एकदम पैसिव रिटर्न है, जहाँ पे सिर्फ इंडेक्स जितना रिटर्न मिल रहा है। करेक्ट। इसमें ना मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रारियन ओपिनियन है। पहला ये है कि लार्ज कैप्स में आउट परफॉर्मेंस इतना नहीं रहा है जितना पहले हम देखते थे। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे एक्टिव लार्ज कैप फंड्स देखोगे आज के टाइम पे, तो वो करीबन करीबन 60-40 का रेशियो में आने लग गया है, वेयर 60% आपका आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लग गया। तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स लेसर आउट परफॉर्मेंस इन दी लार्ज कैप स्पेस। तो वो चेन सीधी सीधी बात है ऊपर से नीचे चलने वाली है। तो आज के पहले इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स में आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा है, आपको बाद वाले में मिल रहा है। तो लार्ज कैप्स के लिए ETF बिकम्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मिड एंड स्मॉल के लिए डेफिनेटली जब तक आप ये अल्फा जनरेट कर पा रहे हो तो आप वहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। द प्रॉब्लम देयर इज आपका फंड सिलेक्शन। इन म्यूचुअल फंड्स आप जब फंड्स के सिलेक्ट करने जाते हो तो आप सिलेक्ट कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 years 5 years परफॉर्मेंस। इनफैक्ट हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने ये कैप्चर किया था कि पहले जो फंड अच्छे परफॉर्म किए हैं वो आने वाले टाइम पे नहीं करते। अब मी एज ए रिटेल इन्वेस्टर आई डो नॉट हैव एनी अदर पॉइंट। मैं क्या चीज़ देख के इन्वेस्ट करूँ? मैं जनरली पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करता हूँ। इन्फ्लुएंस भी वैसे ही होता हूँ। इनफैक्ट आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे लोगों के जो कमेंट सेक्शन आते हैं, लोग केवल उन्हीं फंड्स की बात करते हैं जिनका रिटर्न पिछले 3 साल 5 साल में अच्छा रहा हो, और अब हम इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो फंड आगे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो ऑटोमेटिक एकदम बहुत ही सही एग्जांपल क्वांट AMC के कुछ फंड्स में ऐसा हुआ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टिव परफॉर्मेंस में अल्फा डेफिनेटली जनरेट होता है, बट क्या मैं वो अल्फा जनरेट कर पाता हूँ? क्योंकि मेरा सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, एंड पास्ट परफॉर्मेंस आर नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो जाता है कि आप में वो स्किल है नहीं। ठीक है, आप में वो स्किल है नहीं तो आप क्या करो? अब बेसिकली एक पैसिव इन्वेस्टिंग सिलेक्ट करो। आपको इक्विटी मार्केट का तो एक्सपोजर मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको जो इंडेक्स का रिटर्न है वो पूरा मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको कैटेगराइज करेगा टेक्निकल टर्म्स में, तब अल्फा के पीछे नहीं भाग के आप बीटा के पीछे भाग रहे हो। बीटा क्या हो गया कि मार्केट का मूवमेंट पूरा का पूरा आपको कैप्चर हो जाए। अब मार्केट का मूवमेंट पूरा का पूरा अगर आप कैप्चर कर पा रहे हो, स्टिल यू विल मेक गुड 13-14% रिटर्न फॉर योरसेल्फ, व्हिच इज वेरी गुड। तो रादर देन चेजिंग अल्फा आई ऑलवेज ट्राई टेलिंग पीपल कि चेज बीटा। मतलब मार्केट अगर 15% से मूव कर गया तो आपका पोर्टफोलियो एटलीस्ट 15 तो मूव करे। 13-14 मूव कर जाता है सिंस आप आउट परफॉर्मेंस को चेस करते हो, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। आप तो बीटा भी प्रॉपर्ली चेस नहीं कर पाए। तो वो एक मेन कारण हो जाता है कि ETFs आपको पूरा पूरा बीटा का एक्सपोजर दे देता है। ट्रैकिंग एरर एट द एंड ऑफ 6 months 12 months 18 months नेग्लिजिबल हो जाता है, एंड कॉस्ट वाइज भी एफिशिएंट हो जाता है। तो एडवोकेसी वहाँ पे ETFs के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और जैसे जैसे ये मार्केट बड़ा होता जाएगा और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आपका जो कंसर्न था कि बड़े प्राइस मूवमेंट्स के दिन पे वो मैच नहीं करता है INAV और प्राइस, तो वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी आने लग जाएगी। तो जहाँ पे अभी हम खड़े ETFs के रनवे पे वो अच्छा स्वीट स्पॉट है, यहाँ से चीज़ें बढ़ी रही है ETFs के लिए। सो एक चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुणाल भैया मतलब ETF में रही बात कि पैसिवली इन्वेस्ट करना तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब अगर मेरे को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो मैं म्यूचुअल फंड ना प्रेफर करके एक निफ्टी 50 का ETF प्रेफर कर लूँ। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे अल्फा जनरेट करना है तो तब क्या मेरे पास ऑप्शन है? अगर आपको अल्फा जनरेट करना है और यही स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से फॉर एग्जांपल फॉलो करनी है जहाँ पे आप पैसिव हो जाते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे NSE ने इंडाइसेस बनाए हुए। व्हेन आई टॉक अबाउट फैक्टर्स तो क्वालिटी एक फैक्टर हो जाता है जहाँ पे सिर्फ क्वालिटी बेस्ड स्टॉक्स आते हैं ऊपर ऊपर के। वैल्यू एक फैक्टर हो जाता है जहाँ पे वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स आते हैं। लो वॉलेटिलिटी एक फैक्टर होता है जहाँ पे लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स आते हैं। लाइकवाइज अल्फा एक फैक्टर हो जाता है जहाँ पे जो स्टॉक्स अच्छा अल्फा जनरेट कर रहे हैं उन्हीं को हम लिस्ट में लेते हैं। फिर ये चार फैक्टर हो गए, फिर कंबाइन कर करके भी इंडेक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल लो वॉलेटिलिटी और अल्फा वाले स्टॉक्स का एक
आपका इंडेक्स बन गया, क्वालिटी प्लस वैल्यू का आपका मिला के बन गया। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग इंडाइसेस निफ्टी ने बनाए हुए। तो अभी इन इंडाइसेस में क्या हो रहा है, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स तो एंट्री ले लिए बट ETFs नहीं ले रहे। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ETFs का फ्यूचर यहाँ पे कहीं पे आता है, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इंडिया में फेमस होते जा रही है। और अगर आप इनका रिटर्न्स भी देखो पिछले 4 साल 5 साल में, ये निफ्टी 50 को निफ्टी 100 को ईजिली 4-5% आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर निफ्टी 50 आपका 13-14% केगर पे ग्रो हुआ है पिछले 5 साल 6 साल में, तो ये आपका 18-19% केगर पे ग्रो हुआ है। अगेन है पूरा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पैसिव ही, बट एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करके, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करके, या 2 स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को कंबाइन करके फॉलो करके ये रिटर्न्स दे पा रहे हैं। तो इसको हम देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल NSE की ही वेबसाइट है, मैंने निकाल रखी है, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लोगों को मिल जाएगी। दे कैन सी हियर कि बहुत सारे अलग अलग मल्टी फैक्टर इंडाइसेस है इंडिया में। ऑलराइट, तो से फॉर एग्जांपल अब निफ्टी 500 वैल्यू 50 फंड है। ऑलराइट, तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 का मतलब क्या हो, पहले वो समझते हैं। निफ्टी 500 पूरा इंडेक्स कंसिडर होगा, उसमें से 50 वैल्यू स्टॉक्स कंसिडर होंगे। तो बेसिकली वैल्यू स्टॉक्स मतलब जिनका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा नहीं है, जो इतने हाई PE पे ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। ऑलराइट, जब इसकी फैक्ट शीट हम खोलते हैं तो हमको दिखता है कि कौन से इसमें स्टॉक्स है। ऑलराइट, और प्रॉपर फैक्ट शीट में अंदर जाते हैं, देन वी गेट टू नो द रिटर्न्स। सो यू सी द रिटर्न्स ऑफ 5 years। कितना दिख रहा है आपको? 38.87% ऑन अ केगर बेसिस। दैट्स 38.87% रिटर्न जनरेट हुआ। ये केगर रिटर्न है। इनफैक्ट हम कोई वीडियो पॉज भी करना पड़ा और हमने एक्चुअल में जाके देखा क्या ये केगर रिटर्न है या टोटल रिटर्न है, बट इट इज एक्चुअली केगर रिटर्न। इट कैन बी सीन हियर, जो भी देख रहे हैं कि रिटर्न्स फॉर ग्रेटर देन 1 year आर केगर रिटर्न्स। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न्स 1 साल से ज़्यादा का कोट हुआ है वो केगर रिटर्न्स है। ऑलराइट, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टाइल इन्वेस्टिंग, वेयर यू कैन गेट दीज काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन कुणाल भी हम ये NSE की वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो इसमें मतलब एक्चुअली अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो वो कहाँ से कर सकते हैं? तो देखो, अभी हमने यहाँ पहुँचने के लिए फैक्ट शीट का पेज खोला था। ऑलराइट, मैं वापस पीछे जाता हूँ। तो ये जो पेज है निफ्टी 500 वैल्यू 50, जहाँ पे इंडेक्स का बेसिक मीनिंग बताया गया कि वैल्यू 50 क्या होता है। निफ्टी 500 मेरा पेरेंट इंडेक्स है, उसमें से मैंने बेस्ड ऑन PE मल्टीपल, PB मल्टीपल, PS मल्टीपल और डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे मैंने 50 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। वो एक रूल है, रूल के हिसाब से ही वो बनते रहता है। ठीक है, अब इसी में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा। ये आई थिंक NSE की वेबसाइट पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट उसके नीचे और जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि क्या ऐसे फंड्स है या नहीं है। तो डोमेस्टिक इंडेक्स फंड्स आपको दिख रहे हैं। तो देयर आर 3 म्यूचुअल फंड अराउंड दिस इशूड बाय एक्सिस, बंधन, UTI। तो इस केस में आपको म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप और चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर करोगे तो आपको ETFs के बारे में पता चल जाएगा कि क्या कोई ऐसा ETF है जहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पेज पे दिख जाएगा। हाँ, इसका हीट मैप हम सही से देख पा रहे हैं सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आप नीचे जाओ, इसमें आपको दिख रहा है कि कौन से ETF इंडिया में लिस्टेड है जो ये पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, विच इज निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो 30 मोमेंटम वाले स्टॉक्स 200 की लिस्ट में से ये डालता है। ये आपके सारे चारों ETFs है, और जैसे आप डोमेस्टिक पे क्लिक करोगे तो डोमेस्टिक फंड्स इसके और भी ज़्यादा है। तो ETF का फ्यूचर मुझे क्या लगता है कि हम ये सारी जो कैटेगरीज देख रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑलराइट, उसमें हमको धीरे धीरे नए ETFs आने लग जाएंगे। ये रिटर्न्स तो आपको इंडेक्स की फैक्ट शीट पे दिखेंगे क्योंकि वो NSE ने बनाए हुए और NSE वो पब्लिश करता है, इरिस्पेक्टिव उसमें कोई फंड हो या ना हो। बहुत केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे कोई फंड ही नहीं है, ना म्यूचुअल फंड है ना ETF है, फिर भी वो इंडेक्स पब्लिश होता है, NSE उसके बारे में लिखता है, किसी के बारे में आपको यहाँ मिलता है। अब जैसे इसमें दोनों है तो इसमें भी अपने रिटर्न्स देखते हैं। तो ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में भी हम देख पा रहे हैं 21 और 22% रिटर्न हमको दिख पा रहा है 5 साल के ईयरली बेसिस पे, विच इज अगेन वेरी गुड। दिस इज ऑल्सो बीटिंग निफ्टी 50 इंडेक्स। सो ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो दे देता है आपको 30 स्टॉक का। टॉप 200 कंपनीज, तो कुछ हद तक आपकी मिड कैप कंपनीज भी इंक्लूड हो जाती है इसमें। तो वैसे करके एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाता है इसमें। तो दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग इट। ये लिंक हमने डाला हुआ है, आप ये लिंक क्लिक करके देख सकते हो कि कहाँ पे डोमेस्टिक फंड है, कहाँ पे ETF है, और उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ जनरेटिंग अल्फा विज़िवी द निफ्टी 50 इंडेक्स और द निफ्टी 100 इंडेक्स। पैसिव रहकर भी हम अल्फा जनरेट कर करेक्ट, पैसिव रहकर भी आप अल्फा जनरेट कर पा रहे हो, लेकिन आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो? आप इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में, एंड वहाँ से रिटर्न बना पा रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप मेरे हिसाब से नहीं भी करोगे तो चलेगा, आप केवल सेंसेक्स और निफ्टी को भी ट्रैक करोगे तो भी अच्छा रिटर्न आ जाएगा। सो रिमेनिंग पैसिव इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग वेल्थ।
यू जस्ट हैव टू स्टिक अराउंड, मतलब टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो सेंसेक्स में दी जाता है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, वॉरेन बफेट जो इतने बड़े इन्वेस्टर है, वो भी कहते हैं कि मैंने मेरे विल में ये लिखवाया है कि जब मैं मर जाऊँ तो जो भी मेरा पैसा है, दो मेरी बीवी को स्टॉक सिलेक्शन आता है, वो मेरे साथ रही है, ये है वो है, कुछ नहीं करना है, तुमने सारा पैसा उठा के S&P 500 के इंडेक्स में डाल देना है। 90% पैसा S&P 500 में रहेगा, 10% जो रेगुलर कंजम्पशन के लिए यूज़ होगा वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में चला जाएगा, वहाँ से जो यील्ड आएगी उससे खर्चा चलेगा, बाकी कोई स्टॉक सिलेक्शन कुछ नहीं करना है। ठीक है, जिसके घर में आज से लेके 80 साल पहले तक केवल स्टॉक्स की ही बात हुई होगी, बिजनेसेस की बात हुई होगी, वो भी ये कह रहे कि S&P 500 investing is much better. So that is a kind of power passive investing also has, which we people are missing it. अभी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है मार्केट्स में, नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट्स बट इन जनरल, की जहाँ पे गेमिंग कंपनियां बंद हो रही है, जहाँ पे लोग स्पेकुलेशन करते थे, सट्टा लगाते थे, तो इट्स बेटर कि नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी वेयर पीपल रियलाइजेस कि भाई शॉर्ट टर्म में इस तरीके से जुआ खेल के पैसा नहीं बनता है, थोड़ा लंबा टिकना पड़ता है। सो मे बी इट विल lead people to such kind of investing in the future. For instance, total डीमैट accounts not even unique इंडिया में 18 करोड़ है, राइट, और Dream11 जब तक था तब तक Dream11 के यूनिक अकाउंट्स 23 करोड़ है। तो ऑटोमेटिकली हमको दिख पा रहा है कि बहुत बड़ा मिसमैच है इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, हाउ पीपल आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी आपकी है ही नहीं आपके फेवर में, मतलब हाउस ही जीतेगा, वहाँ पे देश का 23 करोड़ 25 करोड़ लोग बैठा है कि पैसा बना ले, और जहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है कि हाँ 15% 12% से रिटर्न बन ही जाएगा, वहाँ पे हमारे पास 10-12 करोड़ लोग यूनिक बैठे होंगे। सो ये बहुत बड़ा मिसमैच है। आई थिंक वो धीरे धीरे रेगुलेशन जैसे से आ रहे करेक्ट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने लगभग ऐसा कवर किया है कि म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एज एन इन्वेस्टर। स्मॉल केस भी एक है, म्यूचुअल फंड है, ETF है, कौन सा सही है, तो हम सब कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको ये पूरा इन डेप्थ कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए कंपैरिजन, हम उसके ऊपर एक डिटेल कंपैरिजन बनाएंगे जहाँ पर हम स्मॉल केस भी लेंगे, म्यूचुअल फंड भी लेंगे, ETF भी लेंगे। और अगर आपको कोई और भी उसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऐड करना है या गोल्ड ऐड करना है तो वो भी कर देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।